Hello and welcome to Diplomacy of UPSC with a future diplomat. I welcome you again to the fresh episode of the Recital Monthly Magazine series that is released by the by the Wajiram IAS. Apologies. And today we'll be dealing with the chapter of summits and organization. Along with this हम लोग कल्चर के भी चैप्टर को देखेंगे इसमें एक ही वीडियो में. देखिए ये दोनों चैप्टर काफ़ी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है ये चैप्टर्स, सो इसीलिए हम इस चैप्टर्स को साथ साथ में देख लेंगे. सेकेंडली, टेलीग्राम चैनल हैज़ बीन क्रिएटेड, द लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF, फॉर द एनोटेड PDF ऑफ दिस लेक्चर सीरीज. ये जो एपिसोड्स आ रहे हैं इनके एनोटेड PDF जस्ट लाइक दिस, इनके एनोटेड PDF अगर आपको चाहिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. यू कैन ऑल्सो गेट द लिंक ऑफ द वीडियो फ्रॉम देयर, क्योंकि वीडियो अपलोड होने से पहले आई यूज टू अपडेट लिंक ऑन टू दैट चैनल, आप उसको भी देख सकते हैं. सेकेंडली, मैं अभी इसका PDF प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ. यू विल गेट द PDF वंस दिस होल सीरीज इज कम्प्लीटेड. सो एक ही PDF में आपको सारे ही चैप्टर्स का मिल जाएगा. मतलब जून का जो PDF आता है उसी का एनोटेड PDF को मैं उस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा. और अगर आपको एनोटेड PDF नहीं चाहिए, प्लेन PDF चाहिए, तो आप वो वाजीराम की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज Copenhagen meet on the Ukraine crisis. A senior official from India attended a meeting of the countries including the G7 countries, European Union के countries, Brazil, South Africa, Saudi Arabia and Turkey. मतलब G7 के countries प्लस यूरोपियन यूनियन के countries प्लस ब्राज़ील प्लस साउथ अफ्रीका प्लस सऊदी अरेबिया प्लस टर्की प्लस इंडिया, इनके ऑफिशियल्स मिले इन कोपेनहेगन टू डिस्कस द upcoming development in the Ukraine crisis. During the meeting, the participants discussed the key view with allies to build broad international support for a peace blueprint. कीव आप जानते हैं कि यूक्रेन की कैपिटल है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा था इन द इनिशियल फेजेस ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, बट उसके बाद वो रिड्यूस हुआ, बट फिर भी अभी तो वॉर जारी ही है. तो इससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स इन फ्यूचर लेना पड़ेगा और जो भी आपका कीव को किस तरीके से बिल्ड किया जाएगा उससे रिलेटेड जो भी मीटिंग हुआ वो कोपेनहेगन में किया गया एंड दोज वेर अटेंडेड बाय दिस कंट्रीज. ठीक है. While India has not explicitly condemned the Russian invasion of Ukraine, it has always maintained that the conflict must be resolved by dialogue and diplomacy. Absolutely. PM मोदी ने भी ये कहा था कि व्लादिमीर पुतिन के सामने that the current era is not the era of war. So हमें पीस की तरफ जाना चाहिए और वो पीस इस्टेब्लिश होना चाहिए बाय डिप्लोमेसी एंड डायलॉग. ओके, सो ये आर्टिकल इतना ही था. इसमें कुछ और है, इसमें एक मेंशन हुआ G7 नेशंस था. सो व्हाट इज G7 नेशन? G7 नेशंस आर द ग्रुपिंग्स दैट कंबाइंस द कंट्री ऑफ जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस. दीज आर द 7 नेशंस. 2014 से पहले, 2014 से पहले ये जो G7 था ये G8 हुआ करता था and it included the country of Russia. But after the Russian annexation of Crimea of Ukraine, रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया और फिर ये G7 G8 G7 में बदल गया. ओके, अगर हम यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज से बात करें तो टोटल 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में हैं. और G7 के नेशंस में बहुत बार डाउट हो जाता है, तो ये कॉमनली नोन ट्रिक है. उससे आप इसको याद कर सकते हैं, जूस विथ GF. J फॉर जापान, U फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड. ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम होगा यहाँ पर, बट इंग्लैंड से हम याद कर सकते हैं. विथ से कुछ नहीं होता, ये एडजॉइनिंग वर्ड है. G से जर्मनी एंड F से फ्रांस. तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं. सेकेंड आर्टिकल, Prime Minister Narendra Modi calls for the G20 membership of the African Union. अफ्रीकन यूनियन का आप यहाँ से देख सकते हो कि टोटल मेंबर नेशन कितने हैं, तो वो 55 हैं.
और आप ये भी जानते होंगे कि G20 का मेंबरशिप ऑफ द ईयर ऑफ 2023 ये किसके पास है? इंडिया के पास है। इंडिया इज़ द चेयर ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द G20, ठीक है। 2022 में किसके पास था? 2022 में G7 वॉज बीइंग चेयर्ड बाय इंडोनेशिया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर और भी ऑफिशियल्स इंडोनेशिया गए थे टू अटेंड द मीटिंग। इस साल बहुत ही फॉर्चुनेटली इंडिया के पास ये सौभाग्य आया है कि वो G20 मेंबरशिप का चेयरमैनशिप तो निभा रहा है। Prime Minister Narendra Modi has written to the leaders of the G20 nations proposing that African Union must be given full membership of the grouping on its upcoming summit in India. इंडिया का ये हमेशा से रहा है that African continent is not adequately included in the present world scenario. अब चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या कोई और भी ग्रुपिंग हो, जस्ट लाइक G20, यहाँ पर भी अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका के जो कंट्री है उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। और इंडिया का हमेशा से ये रहा है दैट इंडिया हैज़ एडवोकेटेड फॉर द मेंबरशिप ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज इन वेरियस ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो इस समय पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ कॉल्ड फॉर द G20 मेंबरशिप फॉर द अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज। ओके, इंडिया इज होस्टिंग द G20 समिट इन दिल्ली in September in its capacity as the current chair of the grouping. मैंने वही आपको बताया। Why has India proposed the inclusion of African Union? भाई आपको अफ्रीकन यूनियन की तरफदारी करने की क्या ज़रूरत है? आपको चेयरमैनशिप मिली है, जस्ट डू द थिंग्स, आपको इस सब में पढ़ने का क्या ज़रूरत है? तो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस है। कंसिडरिंग इंडियाज पोजिशन इन द ग्लोबल वर्ल्ड, इंडिया अपना जो फुटप्रिंट है ये ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। कोई भी कंट्री इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता है। एक बहुत ही फेमस कोट है, उसको मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बताता हूँ। यू कैन लाइक इंडिया, यू कैन डिसलाइक इंडिया, बट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया। इस समय इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो अपने गोल्डन एरा में चल रहा है, इस समय इंडिया का यही स्ट्रैचर, यही पोजीशन इंडिया होल्ड करता है इन द वर्ल्ड टेबल। आगे बढ़ते हैं। By proposing the African Union for the G20 membership, India has put itself as the leader of the developing and the underdeveloped countries. Look, for India to become a superpower, हमें उसको पहले सुपर पावर बनने से पहले जो छोटे गोल्स हैं उसको अचीव करना होगा। सो बिफोर बिकमिंग सुपर पावर, इट शुड बी द लीडर ऑफ द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। एक बार ये इनका लीडर बन जाएगा तब इंडिया कैन पिच इट्स पोजीशन कि नहीं, वी आर अ गुड कंडक्टर ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। अभी इंडिया मेजर पावर है बट ग्लोबल पावर नहीं है, ठीक है। बहुत बार ये भी आता है कि इंडिया को साउथ एशिया का मेजर पावर होना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का होना चाहिए, बट उसमें चाइना हमसे बहुत ज़्यादा कम्पीट करता है। इसलिए इंडिया ने ये पोजीशन लिया है कि वो लीडर ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग पावर का लीडर बन सके। और अभी आप रिसेंटली अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होते तो कुछ मंथ पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पापुआ न्यू गिनी गए थे। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे जो भी होंगे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए थे एज अ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स इंडिया। और वो कह रहे थे दैट इंडिया इज द वॉइस ऑफ स्मॉलर नेशंस, ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। सो ये बहुत बड़ी बात है कंसिडरिंग इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल अफेयर्स। वी आर नाउ टेकिंग बिग स्टेप्स, जिससे कि वी आर नाउ द वन ऑफ द मेजर कंटेंडर्स फॉर टेकिंग द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इन सिंक विद द इंडियाज एस्पिरेशन फॉर बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर इन UNSC, which Delhi is keen to gain a support from Africa that has total 55 votes. Very important point to be understood in the international relations concept. India is aspiring to get a permanent membership in the United Nations. Last year, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ही वॉज अटेंडिंग अ प्रेस ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। वो यूक्रेन में इंडिया के पोजीशन तो पूछ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और भी किया जिसमें कि
वो पूछ रहे थे दैट इंडिया इज नाउ गोइंग टू सरपास, मे बी वो दिस ईयर का ही इंटरव्यू था, India is going to surpass the population of China and India is going to become the most populous country in the world. So how does it means to India, मतलब ये क्या वैल्यू होल्ड करता है इंडिया के कंटेक्स्ट में. सो जयशंकर जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो इट रेजेज अ credible questions on the credibility of the United Nations. तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि इंडिया को अपना मेंबरशिप चाहिए, अब परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, और अगर उसमें चाहिए तो उसमें अफ्रीका का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ टोटल 55 वोट्स, क्योंकि अफ्रीका में 55 कंट्रीज हैं. ओके. ऑल्सो एनालिस्ट बिलीव दैट द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज द राइट स्टेप्स टुवर्ड्स द जस्ट, फेयर एंड मोर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस. एब्सोल्युटली बहुत ही पुअर कंट्री कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, हमेशा से डिस्क्रिमिनेट होता गया है. 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी बोला गया है, दैट 21st सेंचुरी विल बी एशियन सेंचुरी, बट इंडिया इज प्लेजिंग कि 21st सेंचुरी एशिया प्लस अफ्रीका सेंचुरी होगा. आप इस पॉइंट को भी कोट कर सकते हो, दैट अकॉर्डिंग टू इंडियाज पोजिशन, इंडिया has quoted that officials from India has quoted that the 21st century will be Asian and African century. अगर आप एट प्रेजेंट G20 मेंबरशिप का बात करो तो सिर्फ एक कंट्री है इंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जिसका मेंबरशिप है G20 में, वो है अफ्रीकन यूनियन. वेराज अगर आप यूरोप का बात करो तो यूरोप एक तो यूरोपियन यूनियन से भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज 5 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो G20 की मेंबरशिप को होल्ड करती है, सॉरी हाँ G20 की मेंबरशिप को होल्ड करती है. सो एक तरफ यूरोप का इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है बट अफ्रीका का नहीं है, तो इस कंटेक्स्ट से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर हम अफ्रीकन यूनियन का बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 55 मेंबर्स हैं. इसकी गवर्नमेंट साथ में मिल करके कुछ कुछ पॉलिसीज वगैरह डिस्कस करती हैं क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका. और अगर आप मैप को देखो तो ये 5 डिविजन्स में है, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट एंड साउथ, एंड डायस्पोरा इज द पीपल लिविंग इन अफ्रीका, वो 170 मिलियन है. और उसमें कुछ डिविजन्स में कंट्री है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. मैंने आपको ये पॉइंट बताया, ये सारा पॉइंट. By proposing the African Union the membership for the G20, India has put itself as the leader of the developing and underdeveloped countries. India's aspiration of the permanent member of UNSC, जिससे कि इंडिया का पास 55 श्योर वोट्स रहेंगे. इंडिया बहुत ही फेयर, जस्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर अफ्रीकन यूनियन, इससे इनका डेवलपमेंट होगा. सो आप इन सबको डायरेक्टली कोट कर सकते हो इन द मेन्स आंसर राइटिंग. दैट इज़ वाई हैव चूज बाजीराम. वाजीराम में बहुत सारे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेंगे इनके मैगजीन में जिसको आप डायरेक्टली मेंस में कोट कर सकते हो. आप देखो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है बट प्रीलिम्स आपको डेटा देता है, ठीक है, आपको उसके लिए प्रीलिम्स निकालने के लिए डेटा चाहिए, बट आपको रैंक कौन देगा, मेंस देगा. सो दैट इज़ वाई मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर हमें उनके लिए फर्दर पॉइंट्स चाहिए आप इसको कोट कर सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च इन 2002. अफ्रीकन यूनियन 2002 में इसका लॉन्च हुआ था, इसका स्थापना हुआ था. एंड इट वॉज द सक्सेसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो कि 1963 से 1999 तक अपने वजूद में था. अगर हम अफ्रीकन यूनियन का बात करें तो उसका हेडक्वार्टर इथोपिया के अदिसी अबाबा शहर में है, ठीक है. प्रपोज पर्पस ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, डैट इज़ वाई मैंने ये लिख दिया है, बट अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. वैसे ये जो लाइन है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन कोट इट इन द आंसर राइटिंग ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, ठीक है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने फॉर्डर पॉइंट के फोल्डर में या नोटबुक में आप इसको लिख करके रख सकते हैं. The AU is guided by the vision of an integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens, representing a dynamic force in the global arena.
और उसका कुछ एजेंडा वगैरह दिया हुआ है 2063 का एस्पिरेशन, जिसमें कि देखिए 1963 में ये होगा, 2063 का ये 100 ईयर्स का पीरियड हो जाएगा, इसी वजह से कुछ टारगेट्स वगैरह दिए हुए हैं। सी अफ्रीका के लिए इंपॉर्टेंट है, आई डोंट थिंक कि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूपीएससी में आ सकता है, सो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट होगा। तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, इफ यू वांट यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। So what is the role of AU in promoting peace in the continent? The AU believes that the conflict must be settled and there can be a chance for achieving prosperity. So it ended up setting a peace and security council. तो अगर आपको प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आता है कि पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल किस कंट्री से रिलेटेड है, किस कॉन्टिनेंट से, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। एक पॉइंट यहाँ से निकाल के आ जाता है फॉर पी प्लस एम। आप नहीं, अगर आपको याद रहा तो आप इसको आंसर में भी कोट कर सकते हैं। खैर इंडिया अफ्रीका रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, बट अदर तभी आया, यू कैन कोट इट अगर आपको याद रहे तो। The council may intervene in conflict, replacing the principle of non-interference with वन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो ये जो काउंसिल है ये अपने प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को रिप्लेस कर रहा है विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब सारे कंट्रीज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। द काउंसिल कैन डिप्लॉय मिलिट्री फोर्सेज इन सिचुएशन विच कैन इंक्लूड जेनोसाइड। अगर कहीं पर जेनोसाइड हो रहा है तो ये काउंसिल अपना मिलिट्री फोर्सेज को भी भेज सकता है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऑथराइज पीस कीपिंग मिशंस। द AU ओवरसीज न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा डेवलप किया गया है, जिसको न्यू पार्टनरशिप ऑफ अफ्रीका डेवलपमेंट भी कहा गया है, और ये सारी चीज़ों को ओवर AU देखता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे हम जाते हैं। द 18th CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव फॉर इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप, उसका 18th एडिशन को होल्ड किया गया इन द न्यू दिल्ली, इंडिया के कैपिटल में। तो ये क्या है, इस पे देखते हैं। The 18th edition of CII Exim Bank Conclave on India-Africa Growth Partnership with the theme of creating shared future। ये इंपॉर्टेंट आपसे कहीं पूछ सकता है कि इसका थीम क्या था, क्योंकि थीम पे क्वेश्चन PYQs में आए हैं। It was held in न्यू दिल्ली। ये जो कंक्लेव है CII Exim Bank Conclave, ये आपका लॉन्च हुआ था 2005 में, इसका 18वां एडिशन है, 18th एडिशन है। Over the last 17 editions, the conclave has played pivotal role in encouraging companies to establish and grow their footprints in India. So Indian companies, you know, Africa is very important continent for Indian exports. इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अफ्रीका में जा रहे हैं, एंड देयर इज अ वॉर, नॉट ऑफिशियली अ वॉर बट एक वॉर हो रहा है इंडिया प्लस चाइना के बीच में। वॉर नहीं, कंपटीशन भी आप बोल सकते हो कि हु इज गोइंग टू विन द एमर्जिंग मार्केट ऑफ अफ्रीका। इंडिया और चाइना आपस में लड़ रहे हैं, कौन ज़्यादा बेनिफिट देता है अफ्रीकन कंट्रीज को, उन्हीं को ज़्यादा एक्सेस मिलेगा अफ्रीकन मार्केट का। सो ये तरह का कंपटीशन चल रहा है, और आप इसको ट्रेड वॉर बोल सकते हो बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया के कंपनीज के लिए अफ्रीका एक बहुत ज़्यादा एमर्जिंग मार्केट है, इसकी वजह से इंडिया के कंपनीज तो बेनिफिट होता है, अल्टीमेटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ता है, मतलब इम्पोर्ट बिल घटता है इंडिया का इम्पोर्ट बिल घटेगा तो मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट भी इंडिया का घटेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये कॉन्क्लेव पाइवटल रोल प्ले करता है। ये किसी ने ऑर्गेनाइज किया था, नॉट इम्पॉर्टेंट। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर, नॉट इम्पॉर्टेंट। So what are the key points from the speech of India's External Affairs Minister? India believes in forging a development partnership with Africa and it is based on the needs and priorities of our partners. आप इसको भी आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। Speaking to India's commitment of ties with Africa, Jaishankar, the foreign minister, cited the concessional loans of about इतना। तो इंडिया ने लोन्स भी प्रोवाइड किया है अफ्रीका को इस समिट में। सो ये सारे पॉइंट्स को आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। टोटल 197 प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल 197 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर के स्कीम्स आती है, इरिगेशन आता है, रूरल सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन और पावर प्लांट्स आते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस आती है। इन सभी को कंप्लीट कर दिया गया है इन द फ्रेमवर्क, एंड दे हैव जनरेटेड द लोकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज एज दे हैव चेंज द लाइफ ऑफ मेनी ऑफ द
the people in Africa. And the future of India-Africa partnership focuses on digital, green, health, food on water. So ये सारी चीज़ों को आप एनसीईआरटी में कोड कर सकते हैं. That is why I have marked here also. तो यहीं पे आपका समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर समाप्त होता है. अब हम चलते हैं कल्चर की तरफ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज आर्ट एंड कल्चर. इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है, इट इज़ अबाउट द खर्ची पूजा. खर्ची पूजा सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है एंड इट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन द त्रिपुरा. ओरिजिनली ये ट्राइबल हिंदू फेस्टिवल था, बट इसको अब सारे कम्युनिटीज़ और रिलीजन के लोग मिलकर मनाते हैं. अगर हम इसका बात करें तो इस पूजा में चतुर्दश देवता जो एंसेस्ट्रल डाइटी हैं त्रिपुरी पीपल से, उनका पूजा होता है. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स. टोटल इसमें 14 डाइटीज से पूजा होता है, जिसमें कि शिव आते हैं, दुर्गा माँ आती है, विष्णु जी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अबादी दैट इज गॉड ऑफ वाटर, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव एंड हिमाद्री. ये सारे 14 डाइटीज हैं जिनका पूजा होता है इस खर्ची पूजा में, और इसी के लिए इनको फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स बोला जाता है. अब अगर बात करें तो खर्ची पूजा कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो शुक्ल अष्टमी तिथि है, शुक्ल अष्टमी डे, इस दिन के ऊपर में फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स को सेलिब्रेट किया जाता है. और ये शुक्ल अष्टमी डे आता कब है, सो इट इज़ ऑन द 8th डे ऑफ द लूनर मंथ ऑफ अश्दा. सो जिनको हिंदू कैलेंडर की जानकारी है वो इसको बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हैं कि ये कब मनाया जाता है. अगर आपको कहीं पे पूछा जाए so you can learn it from here. The word Kharchi is derived from two Tripuri words, that is Khar meaning sin और Shi meaning cleaning. Okay, तो sin के cleaning को खर्ची बोला जाता है. During the festival, the people of Tripura worship the earth along with their 14 deities. It is believed that the mother goddess or the Tripura Sundari, mother goddess को त्रिपुरा सुंदरी बोला जाता है, the presiding deity of the lands who protect the people of Tripura, menstruate during the time of Ambubashi, which is observed in the June. So ये मान्यता है कि जो मदर गॉडेस है जिनका नाम त्रिपुरा सुंदरी है, उनका पीरियड्स, उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस समय पर आता है अम्बुबाशी के दिन, और इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है जून में. सो देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीफ कि अर्थ उस समय इम्प्योर हो जाता है जब उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड का साइकिल चलता रहता है. सो इसलिए खर्ची पूजा का ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें रिचुअलिस्टिकली अर्थ को क्लीन किया जाता है, और जब उनका मेंस्ट्रुएशन ओवर हो जाता है तो उसी को वॉश करने के बाद सिंस ऑफ द पीपल ऑफ द लैंड उसको भी वॉश कर दिया जाता है. ऑल्दो द फेस्टिवल हैज ट्राइबल ऑरिजिन, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय बोथ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल ऑफ त्रिपुरा. सो ये आपका पूरा था. अगर हम इससे रिचुअल को बात करें, सो द रिचुअल में होता क्या है कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है चतुर्दश मंडपा का, विच सिम्बोलाइजेस द रॉयल पैलेस ऑफ द त्रिपुरी किंग, कंस्ट्रक्टेड by the traditional artisans who craft the structure out of bamboo and thatched roofs. So इसमें ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं वो क्राफ्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, और किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बैम्बू से, और उसमें थैच्ड रूफ होता है, और वो ऐसा रूफ होता है दैट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड रीड्स. तो ये सारे से पूरे जो मंडप है उसको डेकोरेट किया जाए, उससे उसको बनाया जाता है. ऑन द डे ऑफ द मेन पूजा, द आइडल्स मूर्ति of all the 14 deities from the ancient Ujjainta palace is carried by the royal priest Chantai from the temple premises in Agartala to the holy Saidra river. मेन पूजा के दिन क्या होता है कि जो 14 डाइटीज है, जो भगवान है, उनके आइडल्स को निकाला जाता है, उनकी मूर्तियों को निकाला जाता है फ्रॉम द एंशियंट उज्जैनता पैलेस, उज्जैनता पैलेस से निकाला जाता है, और फिर उनके आइडल्स को कैरी किया जाता है बाय द रॉयल प्रीस्ट चांतई, और फिर वो होली शारदा सैदरा रिवर में उसको डिप किया जाता है, और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है, एंड दे आर नाउ कैरिड बैक टू द टेम्पल. ये पूरा पूजा का प्रोसेशन है. ओके, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रानी दुर्गावती पे. आप चलिए देखते हैं कौन थी रानी दुर्गावती.
आई बिलीव मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल डू नॉट नो अबाउट इट. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हमें इनके बारे में पता नहीं है. तो न्यूज़ क्या है, दैट द 6th डे ऑफ रानी दुर्गावती गौरव यात्रा वर रिसेंटली हेल्ड इन मध्य प्रदेश and June 24 when the queen is believed to have died or martyred with while fighting the Mughals in the mid 16th century was marked the day of sacrifice. So ऐसा माना जाता है, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम है, कि जून 24 को रानी दुर्गावती इसी दिन मुगल्स के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी और वो टाइम था मिड 16th सेंचुरी में और इसी डे को डे ऑफ सेक्रीफाइस माना जाता है. सो रानी दुर्गावती का अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ बिलीव दैट शी वॉज बॉर्न इन 1524 इन द महोबा चंदेला डायनेस्टी. और इनका जो रीजन है ये प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में आता है नियर द सदर्न बॉर्डर्स विद द एमपी. जो एमपी का जो सदर्न बॉर्डर्स है उसके पास उत्तर प्रदेश, ये पूरे रीजन को कंप्राइज करेंगे. तो महोबा चंदेला डायनेस्टी उस समय वहाँ पर रूल कर रहा था. इनके फादर का नाम राजा सालभन ऑफ राथा एंड महोबा था. राजा सालभन था और वो राथा और महोबा में रूल करते थे. और जो चंदेल्स था, चंदेल डायनेस्टी आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, दैट दे आर नोन फॉर बिल्डिंग द खाजुराहो टेम्पल इन द 11th सेंचुरी. बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है. आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप आगे पढ़िएगा कि खाजुराहो टेम्पल्स को चंदेल्स ने ही बिल्ड किया था और काफ़ी आर्किटेक्चरल मतलब क्या बोले, बहुत ही आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर है. She was later married to Dalpat Shah, the son of the Gond king Sangram Shah for the kingdom of Drahkatang. So Drahkatang में जो रूलर रूल करते थे जिनका नाम था संग्राह शाह, उनके बेटे थे दलपत शाह, उनके साथ इनका विवाह होता है. और अगर इनके रीजन का बात करें जो कि द्रहकटंग था, सो द रीजन इंक्लूडेड द नर्मदा वैली ऑफ द नदर्न एमपी. सो नर्मदा वैली के रीजन को एंड द पार्ट्स ऑफ नदर्न एमपी, इनमें इन द्रह तटंग का जो किंगडम था ये फैला हुआ था. इट वाज फर्स्ट वेल्डेड टुगेदर बाय द संग्राम शाह, जो दलपत शाह के फादर थे, जो रूलर थे. एंड इट इज़ नोटेड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द गोंड ट्राइब्स. ठीक है, बट दुर्भाग्य से दुर्गावती जिनका शादी हुआ था दलपत शाह से, वो 1550s में ही विडो हो जाती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज हर यंग सन वीर नारायण, उनके बेटे का नाम था वीर नारायण, वो प्रिसाइड करते हैं गद्दी के ऊपर और फिर रानी दुर्गावती इनके नाम पर पूरे राज्य को चलाती हैं. तो बेसिकली आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, सो उन्हीं के कंसेप्ट पर मे बी इसी टाइप का रूल रहा होगा रानी दुर्गावती का भी. So according to the government records, the queen and her generals managed the affairs of the kingdom for 16 years. मतलब 16 साल तक इन्होंने शासन किया था जब तक इनका बेटा बड़ा नहीं हो गया था. So इनका इनकाउंटर मुगल्स के साथ कैसे होता है? So the period of the mid 16th century was one of the early Mughal expansion period in India between 1556 and 76. और इस पीरियड में अकबर रूल कर रहा था. और जब रानी दुर्गावती रूल कर रही थी, दुर्गावती ने बाज बहादुर के साथ फाइट किया, वॉज द सुल्तान ऑफ द नेबरिंग मालवा, और उसके बाद उसको डिफीट कर दिया गया बाय अकबर. द फ्रीक्वेंट बैटल्स बिटवीन द टू एडजॉइनिंग स्टेट कंटिन्यूड इवन आफ्टर द टेक ओवर. द मुगल गवर्नर ऑफ इलाहाबाद, दैट इज प्रेजेंट डे प्रयागराज, असफ खान, हु अटैक्ड द द्रह तटंग. तो असफ खान जो गवर्नर था इलाहाबाद का, उसने अटैक किया द्रहकटन को, मतलब जो रानी दुर्गावती का किंगडम था. और अनदर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट करता है कि अकबर ने ही उसे जाने का इजाज़त दिया था. अकबर ओनली डिस्पैच्ड हिम. किसको डिस्पैच किया था? अब असफ खान को, हु अटैक द किंगडम ऑफ रानी दुर्गावती द्रहकटन. और इस बैटल में रानी दुर्गावती लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और वो डेट था 24 जून 1564. अबू फजल हु इज़ द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, उसने अकबरनामा में लिखा है कि दुर्गावती एज कम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, ग्रेस एंड मैन लाइक करेज एंड ब्रेवरी. एक्चुअली मैन लाइक नहीं, उनसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर होगा. तभी हम बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है, बट हमें इनके बारे में जानना चाहिए कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो दुर्गावती रानी थी. सो उन्होंने अबू फजले ने लिखा है अकबरनामा में, he further added
that the prosperity of the kingdom was such that people paid taxes in the gold coins and elephants. So उस समय जो किंगडम था द्रह कटंग का, उसमें पीपल्स काफ़ी ज़्यादा रिच थे, उनका इकोनॉमी बहुत ग्रो हो रहा था, इसीलिए वो टैक्सेस भी गोल्ड कॉइन्स वाले एलिफेंट्स में पे करते थे. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इस साल मनाया गया है, और वैसे तो हर साल ये सेलिब्रेट होता है, बट ये न्यूज़ में इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, दैट इज़ आई हैव कोटेड. सो आप इनको देख लीजिएगा. सो दैट्स इट. हमारा कल्चर था और समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस का जो टॉपिक है, जो चैप्टर्स हैं, जो कंटेंट है, वो ख़त्म हो गया. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी. और अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुँचे हो, तो आई लाइक टू ग्रैटिट्यूड यू. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.